हेलो एंड वेलकम टू ब्रिजबाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस एजुकेशनल लेक्चर में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th साइंस के एनसीईआरटी चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को। स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो है। इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 2 का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं और समझते हैं सबसे पहले चैप्टर का मतलब क्या है। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इस वर्ड का मतलब है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसी न किसी एक यूनिट से मिलके बने हुए हैं। उसी एक यूनिट के बारे में हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है और उस यूनिट को हम प्यार से बोलते हैं सेल। यानी इस पूरे चैप्टर में हमें सेल के बारे में ही पढ़ना है। कौन से सेल के बारे में पढ़ना है? वो सेल जिससे सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने होते हैं इस वर्ल्ड में पाए जाने वाले। सबसे पहले पैराग्राफ में इसने हमें बताया है डिस्कवरी ऑफ द सेल के बारे में। जहाँ तक सेल की डिस्कवरी का सवाल है तो रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट ने 1665 में सेल को डिस्कवर किया था। उन्होंने खुद के बनाए हुए एक माइक्रोस्कोप की हेल्प से कोक सेल को ऑब्जर्व किया था। कोक क्या होता है? जो पेड़ की छाल होती है, जो पेड़ का बार्क होता है, उस बार्क में से निकलता है कोर्क। ठीक है, उस कोर्क सेल को डिस्कवर उन्होंने जब ऑब्जर्व किया अपने खुद के बनाए हुए एक माइक्रोस्कोप के जरिए, तो उन्हें दिखाई दिया हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स। हनी कॉम्ब का मतलब मधुमक्खी के छत्ते की तरह उन्हें उसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स, छोटे छोटे लिटिल स्पेसेस उसको नज़र आए उनमें। और उन्होंने क्या कहा कि जो ये कोक सेल है, ये जो प्लांट सेल है, कोक एक तरह का प्लांट का सेल है, ये जो प्लांट सेल है ये छोटे छोटे यूनिट्स से मिलके बना हुआ है। और उसी यूनिट का जो नाम बाद में रखा गया वो क्या रखा गया? सेल। सेल एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल रूम, एक छोटी सी जगह, एक छोटा सा स्पेस। तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने अपने खुद के बनाए हुए एक माइक्रोस्कोप की हेल्प से कोक सेल्स को ऑब्जर्व किया और तभी सेल की डिस्कवरी हुई। ये शायद इतना छोटा सा इंसिडेंट लग सकता है हमें साइंस की हिस्ट्री में, लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इंसिडेंट था क्योंकि इसी इंसिडेंट ने सेल से हमें रूबरू करवाया था और हमें इस बात से परिचित करवाया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे आसपास पाए जाते हैं वो सारे एक ही तरह की यूनिट से मिलके बने होते हैं। बाद में इसी चीज़ को बाकी बायोलॉजिस्ट्स ने आगे बढ़ाया और सेल के बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलनी शुरू हो गई। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप के नीचे और ये बताया कि उनके अंदर भी छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह। आगे आता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस चीज़ से बने होते हैं। इस बात को बताने के लिए एक्टिविटी 5.1 करवाई गई है। देखिए एक्टिविटी 5.1 में क्या है। सबसे पहले तो आपको अनियन लेना है, प्याज, और प्याज की जो अंदर वाली यानी ये वाली जो सरफेस होती है, प्याज का एक छिलका उतार लीजिए और प्याज की जो अंदर वाली वाइट सरफेस होती है यहाँ से आप चिमटी की हेल्प से, छोटी चिमटी होती है, लैब्स में यूज़ करते हैं जिसको फॉरसेप्स कहा जाता है, फॉरसेप्स की हेल्प से इसके अंदर की स्किन निकाल लीजिए। इसकी कनकेव सरफेस से, यहाँ इस सरफेस से, इसकी यहाँ से इस तरफ से इसकी स्किन निकाल लीजिए और फिर उस स्किन को एक वॉच ग्लास में रखिए जिसमें थोड़ा सा पानी हो, क्योंकि अगर हम इसको स्किन को पानी में नहीं रखेंगे तो जल्दी ही ये सूख के फोल्ड हो जाएगी और हमारा जो इसका ऑब्जर्वेशन है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। उसके बाद आपको एक ग्लास स्लाइड लेनी है। ग्लास स्लाइड क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर कांच होता है स्टूडेंट, स्पेशल नहीं होता कुछ ग्लास स्लाइड में, एक रेक्टेंगल शेप का कांच होता है। उस ग्लास स्लाइड के ऊपर एक बूंद पानी डालिए, यहाँ पे एक बूंद पानी डालिए आप, और फिर जो वॉच ग्लास के ऊपर पील रखी हुई थी उसका एक छोटा सा हिस्सा काट के इस पानी के ऊपर रख दीजिए। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पील पानी के ऊपर बिल्कुल फ्लैट रखी गई हो, उसमें कोई बबल्स वगैरह ना मिले। आप इस पील को ट्रांसफ़र करने के लिए थिन कैमल हेयर पेंट ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस ब्रश का यूज़ करेंगे तो आपका काम बहुत आसानी और तरीके से हो जाएगा। अब आपको उस अनियन पील के ऊपर डालना है सैफरानिन सॉल्यूशन। सैफरानिन सॉल्यूशन भी डाल सकते हैं आप, मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन भी डाल सकते हैं आप, और कुछ टीचर्स जो हैं वो आयोडीन डालने की भी सलाह देते हैं। यहाँ पे हमें उस सेल को स्टेन करना है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा आप। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि सैफरानिन क्यों डाला गया है, तो हमने सैफरानिन या मिथाइलिन ब्लू जो भी हम डालेंगे वो सेल को स्टेन करने के डालेंगे, उसको कलर करने के लिए, उसको डाई करने के लिए डालेंगे ताकि कलर हो जाए सेल के कंपोनेंट्स और हमें सेल के कंपोनेंट्स आसानी से नज़र आ सकें। उसके बाद आपको उसके ऊपर कवर स्लिप लगानी है। कवर स्लिप का मतलब उस ग्लास स्लाइड के ऊपर उसी साइज़ की एक और ग्लास स्लाइड को ढक देना है। ठीक है, और ध्यान रखना है एयर बबल्स नहीं आने चाहिए। जिस तरीके से
मोबाइल के ऊपर जब हम टेम्पररी गार्ड लगवाते हैं तो मोबाइल वाला ध्यान रखता है कि बबल्स ना बन नहीं पाएँ। ठीक वही काम आपको भी करना है, आपको ध्यान रखना है कि ग्लास स्लाइड और कवर स्लिप के को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए बीच में बबल्स ना बन पाएँ। इसीलिए इसके लिए आप माउंटिंग नीडल का यूज़ कर सकते हैं बबल्स को प्रिवेंट करने के लिए। उसके बाद ये सब करने के बाद आपकी एक टेम्पररी ग्लास स्लाइड बन गई है अनियन पील की। इसको बोलेंगे हम टेम्पररी ग्लास स्लाइड ऑफ अनियन पील, जो आपने अभी अभी बनाई है। उसके बाद उसको हम एक माइक्रोस्कोप में, ये माइक्रोस्कोप का डायग्राम है, उसमें ऑब्जर्व करेंगे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप अक्सर स्कूल लैब्स में मिल जाते हैं। वहाँ पे जब हम उसको ऑब्जर्व करेंगे तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, जो डायग्राम में दिखा रखा है, इस तरह का स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो अनियन सेल है ये एक जैसे दिखने वाले बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स से मिलकर बनी हुई है। देखिए आप देख पा रहे होंगे इसमें एक जैसे दिखने वाले बहुत छोटे छोटे यूनिट्स हैं और इन्हीं यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम अलग अलग चीज़ों के साथ भी कर सकते हैं। जैसे कुछ टीचर्स इसको चीक सेल्स के साथ, गाल के पीछे से चिमटी की हेल्प से आप थोड़ा सा अपना चीक सेल्स निकाल के उसको भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के किसी भी पार्ट को ऑब्जर्व करेंगे जो ऑब्जर्व करने लायक है, तो आपको छोटे छोटे यूनिट्स ही दिखाई देंगे। इसका मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बने होते हैं। इसका मतलब वो सेल से मिलकर बने होते हैं। तो जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, जो छोटे छोटे यूनिट्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। और अनियन बल्ब या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्हीं छोटे छोटे यूनिट्स से मिलकर बना होता है और इनको कहा जाता है सेल। ठीक है, तो यहाँ पे यही स्मॉल स्ट्रक्चर्स अनियन बल्ब को मिलके फॉर्म कर रही हैं, बना रही हैं। सिर्फ अनियन ही नहीं, सिर्फ प्याज ही नहीं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे आसपास वो सारे सेल्स से ही मिलके बने होते हैं। आगे आता है हमारा ये मोर टू नो में इसने पहले तो रॉबर्ट हुक के बारे में बताया, 1665 में सेल को डिस्कवर करने वाले पहले साइंटिस्ट थे। उसके बाद ल्यूवेन हॉक ने 1674 में फ्री लिविंग सेल्स को, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने डिस्कवर किया था पॉन्ड वाटर में, तालाब के पानी को उन्होंने ऑब्जर्व किया एक अच्छे माइक्रोस्कोप के हेल्प से, और उन्होंने फ्री लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया। उन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे सेल्स मिलके ही लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाएं, एक अकेला सेल भी एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव कर सकता है। ये बात ल्यूवेन हॉक ने बताई। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। न्यूक्लियस क्या होता है हम इस चैप्टर के लेटर पार्ट में पढ़ेंगे। पुरकिंजे ने 1839 में प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया। प्रोटोप्लाज्म सेल के अंदर के फ्लूइड सब्सटेंस को कहा जाता है, ये भी हमारे चैप्टर के लेटर पार्ट में आएगा। उसके बाद आती है सेल थियरी। स्टूडेंट्स देखिए ध्यान से सुनिएगा, सेल थियरी में क्या था। सेल थियरी को स्क्लीडन और श्वान नाम के दो साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंटली इसको प्रपोज किया था सेल थियरी को। और सेल थियरी में मेनली ये बात कही गई थी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे आसपास होते हैं वो सारे छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बने होते हैं जिनको सेल्स कहा जाता है। दिस वाज द सेल थियरी विच वाज प्रपोज्ड बाय स्क्लीडन एंड श्वान इन 1838 एंड 1839 रिस्पेक्टिवली। उसके बाद देखिए 1665 में सेल की डिस्कवरी हो गई थी, लेकिन उस वक्त हम ये कह रहे थे कि कोक जो है वो सेल से मिलके बना होता है। लेकिन बाद में जब बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पार्ट्स की ऑब्जर्वेशन हुई तब स्क्लीडन और श्वान ने ये कहा सेल थियरी में कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल्स होते हैं। उसके बाद वर्शो नाम के एक साइंटिस्ट ने इस सेल थियरी में एक बात और ऐड की। क्या ऐड की कि जितने भी नए सेल्स बनते हैं वो पुराने सेल्स ही बना सकते हैं। अगर कोई नया सेल बनना है तो उसको हम लेबोरेटरी में मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, वो नेचुरली पुराने सेल्स से ही जन्म लेता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1940 में डिस्कवर हुआ था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत पावरफुल होता है और इसके डिस्कवरी के बाद हमें सेल के बारे में, सेल के अंदरूनी हिस्सों को भी देखने का मौका मिलने लगा। उसके बाद मैग्नीफाइंग लेंसेज जो होते हैं, मैग्नीफाइंग लेंस क्या होता है, जो चीज़ों को बड़ा करके दिखाते हैं हमें। मैग्नीफाइंग लेंसेज की हेल्प से माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में, यानी छोटे छोटे सेल्स जैसे छोटी छोटी जो यूनिट्स होती हैं इनकी दुनिया में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी चेंज आया। अब हमें पता है कि सिंगल सेल भी कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना सकता है, जैसे कि अमीबा एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म होता है और ये एक ही सेल से मिलकर बना होता है। वही सिंगल सेल इसके सारे काम करती है। क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं। यूनिसेल्युलर क्यों? क्योंकि ये एक ही सेल के बने होते हैं। दूसरी तरफ बहुत सारे सेल्स एक दूसरे के साथ जुड़ के भी कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे आर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। इस तरह के ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में बहुत सारे सेल्स आपस में जुड़े होते हैं। अब आगे आता है हर एक मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिंगल सेल्ड होते हैं। अब आप इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा,
जितने भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हमारे आसपास दिखते हैं या हम खुद हैं, हम सब की शुरुआत एक सिंगल सेल से होती है। आप इस बात पे हैरानी मत मानिएगा, देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात और समझने की कोशिश कीजिएगा। हाथी है, हाथी के अंदर अरबों खरबों करोड़ों सेल्स होती हैं, लेकिन जब हाथी की शुरुआत हुई थी तब वो एक सिंगल सेल था। आपने जाइगोट वर्ड के बारे में पढ़ा होगा क्लास 8 में। जाइगोट स्टार्टिंग सेल होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। इसका मतलब स्टूडेंट्स, हम भी कभी इतने छोटे रहे हैं कि हमें सीधी आंखों से देखना पॉसिबल नहीं था। उस वक्त हमें माइक्रोस्कोप के नीचे देखने की ज़रूरत होती थी जब हम जाइगोट स्टेज में थे। उसके बाद हम डेवलप करते गए और लगभग 9 महीने बाद हम इतने बड़े हो गए कि हमारी डिलीवरी हो गई, अपनी माँ के गर्भ से हम बाहर आ गए और आज हमारे अंदर करोड़ों खरबों सेल्स हैं आज हमारे अंदर। लेकिन हमारी स्टार्टिंग एक सिंगल सेल से हुई है। उसी सेल ने डिवाइड कर करके अपने जैसे दूसरे सेल्स बनाए हैं और हमारी पूरी बॉडी को फॉर्म किया है। आगे इसने क्या कहा है एक्टिविटी 5.2 में। एक्टिविटी 5.2 में आपको जैसे 5.1 में हमने अनियन बल्ब को ऑब्जर्व किया था, उसी तरीके से एक्टिविटी 5.2 में आपको अलग अलग सेल्स को ऑब्जर्व करना है और फिर आपको बताना है क्या उनका शेप, साइज, मूवमेंट एक जैसा है। तो आपको पता चलेगा कि अलग अलग बॉडी पार्ट्स में, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाने वाले सेल्स का शेप, साइज, लोकेशन, फंक्शन एक दूसरे से अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि मेरी आंखें मान लीजिए, मेरी आंखें या मेरी स्किन मान लीजिए, मेरी स्किन, एक इंसान की स्किन भी सेल से मिलके बनी होती है और पेड़ की छाल भी सेल से मिलके बनी होती है। लेकिन मेरी स्किन में जिस तरह की सेल्स हैं और पेड़ की छाल में जिस तरह की सेल्स हैं वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग अलग होती हैं। यानी ये बात सच है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बनी होती हैं, लेकिन हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग बॉडी पार्ट्स के अंदर अलग अलग तरह की सेल्स पाई जाती हैं। ये बात भी सच है। आगे देखिए, कुछ ऑर्गेनिजम्स की जो सेल्स हैं वो अलग अलग तरह की होती हैं। जैसे कि यहाँ पे अलग अलग तरह की सेल्स की पिक्चर्स दिखा रखी है। ये एक स्मूथ मसल सेल्स है जो हमारी मसल्स में पाई जाती है। ये हमारी ब्लड सेल्स के एग्जांपल्स हैं, WBC, RBC, प्लेटलेट्स वगैरह के। ये हमारी नर्व सेल है जो हमारे दिमाग को हमारे बॉडी पार्ट से कनेक्ट करती है। ये ओवम है, फीमेल गैमेट आपने पढ़ा होगा। ये बोन की सेल्स हैं, ये स्पर्म में नीचे वाला मेल गैमेट है और ये फैट की सेल है। तो अलग अलग सेल्स के शेप, साइज़ सब अलग अलग होते हैं। आगे देखिए, जो शेप और साइज़ होता है किसी भी सेल का, स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा आप इस बात पे, किसी भी जो सेल है उसका जो शेप और साइज़ होता है वो डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, उसके फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, और उसकी जो है लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। यानी शेप एंड साइजेस ऑफ सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड द शेप एंड साइज ऑफ अ सेल विल डिपेंड ऑन इट्स लोकेशन एंड द स्पेसिफिक फंक्शन इट इज़ परफॉर्मिंग। फॉर एग्जाम्पल, मसल सेल इलोंगेटेड होगा, लंबा होगा, क्योंकि उसको लंबा होने की ज़रूरत है, उसका काम ही ऐसा है। समझ में आ रही है बात आपको? स्पर्म सेल छोटा होगा, उसके पीछे एक टेल होगी। क्यों? क्योंकि स्पर्म सेल को सिर्फ अपना न्यूक्लियर मटेरियल ट्रांसफ़र करना होता है, तो उसको बड़ा होने की ज़रूरत नहीं है, और उसके पीछे की टेल उसको हेल्प करती है मूवमेंट करने में। तो जिस सेल का शेप और साइज़ होता है वो उसके फंक्शन और कुछ हद तक उसकी लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ सेल्स जैसे कि अमीबा और ह्यूमन बींग्स के अंदर WBC, वाइट ब्लड सेल्स, इन दोनों की शेप फिक्स नहीं होती, ये जब चाहे अपनी शेप चेंज कर सकते हैं, अमॉर्फस शेप के होते हैं ये, ठीक है। नर्व सेल्स की शेप फिक्स होती है। हमारे बॉडी में पाई जाने वाली सबसे लंबी सेल होती है नर्व सेल, ये 1 मीटर तक भी लंबी हो सकती है। आगे आता है, हर एक लिविंग सेल कुछ बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करती है जिस तरीके से सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं। अब एक सेल इतने सारे फंक्शंस कैसे परफॉर्म कर पाती है, ये सब हो पाता है डिवीजन ऑफ लेबर की हेल्प से। अब डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब है, आप सब लोग पूरा ध्यान लगा के अच्छे से समझिएगा। जैसे हमारे शरीर में अलग अलग कामों को करने के लिए अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं। हमारी आंखें देखती हैं, हमारे कान सुनते हैं, नाक सूंघती है, जीभ टेस्ट करती है, पैरों से हम चलते हैं, हाथों से हम ग्रैब करते हैं, पकड़ते हैं और कई काम करते हैं। ठीक इसी तरीके से एक सेल के अंदर भी बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं जिनको सेल ऑर्गेनल्स कहा जाता है। और ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमारे बॉडी ऑर्गन्स अलग अलग काम करते हैं, उसी तरीके से सेल की ऑर्गेनल्स भी अलग अलग काम करते हैं। जिस तरीके से हमारे शरीर के पार्ट्स ने डिवीजन ऑफ लेबर कर रखा है, कामों को आपस में बांट रखा है।